बच्चों, मैंने एमएचटी सीईटी का नियर अबाउटली 85% सिलेबस मेरा खत्म हो चुका है। जैसे कि P1 के पूरे चैप्टर, सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन, रोटेशन मोशन, ऑक्सीलेशन, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, वेव मोशन, स्टेशनरी वेव, केटीजी, 9 चैप्टर्स है। 8 चैप्टर 11 के खत्म हो चुके हैं। P2 के खाली हमारे 3 चैप्टर बाकी थे, जिसमें कम्युनिकेशन चैप्टर बाकी था। तो कम्युनिकेशन को मैं खत्म कर रहा हूं। बच्चों, मैं एक हॉट सीरीज, मतलब हॉट क्वेश्चन की सीरीज चालू कर रहा हूं कि जो क्वेश्चंस के बेसिस पे हमारे सीईटी पे क्वेश्चंस आने के बहुत सारे चांस होंगे। मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूं कि वही क्वेश्चंस आएंगे, ये नहीं बताऊंगा, लेकिन उस टाइप का या उस फार्मूले के बेसिस पे क्वेश्चंस आने के बहुत सारे चांसेस होंगे। ऐसे क्वेश्चन की सीरीज हमारे स्टार्ट होने वाली है 2 दिन के बाद। तो इसलिए बच्चों, ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करो वीडियो को। जो बच्चे नए हैं उन्होंने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, ताकि बच्चों हॉट सीरीज को जितना मुझे मतलब रिस्पांस मिलेगा, उतने एनर्जी से मैं बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस निकाल के दूंगा, ताकि बच्चों उससे हेल्प हो जाए। वही फार्मूले दूंगा, वही डिस्कशन करूंगा जो सीईटी के लिए इंपॉर्टेंस हो, क्योंकि फिजिक्स सबको मुझे पता है टफ लगता है। तो वही करो बच्चों, मैं जो बोलूंगा वही आपको एग्जाम में बहुत सारी हेल्प होगी। तो बच्चों, हम लोग आज कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले, वाह, बहुत बढ़िया डायग्राम से। इस डायग्राम बोर्ड के लिए, सीईटी के लिए, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। बच्चों, इसमें क्या है, प्रॉब्लम यह है कि पूरे थ्योरेटिकली सवाल होंगे, न्यूमेरिकल सवाल नहीं होते। इसलिए आप बोलेंगे सर एमसीक्यूज लो, एमसीक्यूज क्या दूंगा मैं? आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा यार, इसी कॉन्सेप्ट से आप एग्जांपल सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चों, इसमें से एक सवाल आने के चांसेस होते हैं। देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम की मैंने डायग्राम निकाली है। ट्रांसमीटर टू रिसीवर, डेटा ट्रांसमिट करना और रिसीव करना। जैसे कि इंफॉर्मेशन सोर्स है बच्चों, कोई सोर्स है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, मैं इंफॉर्मेशन हूं, मेरे फोन को एंटीना है, एंटीना होता है ना, पता है ना आप लोगों को, या एफएम पे बात करें वहां पे एंटीना, वो वहां पे सोर्स हूं मैं। ये मैसेज सिग्नल जाएगा, ट्रांसमीटर सुटेबल ट्रांसमिशन करेगा, ये ट्रांसमिट डेटा करेगा। चैनल, चैनल एक केबल हो सकता है ना, एक ऑप्टिकल केबल, अलग अलग केबल हो सकते हैं, या एयर द्वारा भी हो सकता है। रिसीवर, जैसे हमारे घर पे एंटीना होता है, वो डेटा को रिसीव करता है, डिमोडुलेट करते हुए इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, बाद में बात करेंगे। बाद में जो यूजर है, जो हम लोग टीवी देख रहे हैं या फोन पे बात करें, तो वही बीच में क्या हो जाता है मेरे भाई, ये नॉइस इसके अंदर इंटर कर सकता है, और नॉइस के कारण क्या हो जाता है, अनवांटेड एंड डिजायरेबल साउंड हमको सुनाई देते। जैसे कभी कभी फ्लक्चुएशन होता है, टीवी में होता है, हमारे फोन में भी दूसरे की आवाज गूंज जाती है, तो वो नॉइस होता है। तो बच्चों, इस ट्रांसमिशन जो इंफॉर्मेशन है वन प्लेस टू द अनदर प्लेस लेके जाने के लिए हम ये कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसके बाद में बच्चों, इसमें 3 चीजें हैं। एक तो ट्रांसमीटर है, कम्युनिकेशन चैनल है और रिसीवर। ऐसे 3 सेक्शन हमने अलग अलग यहां पे कर दिए हैं। तो ट्रांसमीटर से हम लोग जो डेटा है ट्रांसमिट करते हैं, जैसे कि टीवी सेंटर होता है, नाम सुना होगा आपने, तो वहां पे जो सुटेबल, जो आप लोगों को जो इसी ही डेटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, वैसे सुटेबल फॉर्म में करते हैं, उसको ट्रांसमीटर कहते हैं। कम्युनिकेशन चैनल, ट्रांसमीटर और रिसीवर को कनेक्ट करने वाला, फिर वो केबल हो सकता है, हमारे लैंग्वेज में सिंपल बात करेंगे, केबल। जैसे कि 2 टेलीफोन को टेलीफोन टू टेलीफोन कनेक्ट करने के लिए पहले वायरिंग होती थी, पता है आप लोगों को? अभी तो वो हमारे पास मोबाइल आ गया है इसलिए पता नहीं, लेकिन हमारे जमाने में थे टेलीफोन, अभी भी आपने भी देखा होगा। तो टेलीफोन वायर टू वायर कनेक्ट, तो वायर जैसे कि हमारे कम्युनिकेशन चैनल बन गए। रिसीवर जो डेटा लेने वाला है, जो है ना। अब देखो, इसमें 2 मेथड्स हो सकते हैं बच्चों। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो सकता है, या ब्रॉडकास्ट, नाम सुना होगा ना ब्रॉडकास्ट, है ना, केबल है कि आपके घर पे, ऐसे बात करते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट टेलीकम्युनिकेशन के लिए टेलीफोनी बच्चों, जो भी ट्रांसमीटर टू रिसीवर, बस ये दोनों ही कनेक्ट होते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको। और ब्रॉडकास्ट के लिए बच्चों, टीवी का एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, क्योंकि लार्ज नंबर्स ऑफ रिसीवर हो सकते हैं। कितने? लार्ज नंबर्स ऑफ रिसीवर। जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रांसमीटर, टीवी सेंटर होता है अपनी सिटी में, जैसे कि मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रहता हूं, तो औरंगाबाद में एक टीवी सेंटर है और बहुत सारे रिसीवर है, ठीक है। तो ऐसे चीज को हम ब्रॉडकास्ट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक ही रिसीवर, एक ही ट्रांसमीटर, मतलब इसमें एक ट्रांसमीटर है और रिसीवर बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे चीज को हम ब्रॉडकास्ट, इसका टीवी का एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। कुछ टर्म्स है बच्चों, इस टर्म के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले सिग्नल है, ये इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करता है बच्चों इलेक्ट्रिकल फॉर्म
और सुटेबल ट्रांसमिशन फॉर्म में करके देता है, इसी को हम सिग्नल बोलते हैं। ओके, सिग्नल्स ये एनालॉग हो सकता है या डिजिटल हो सकता है बच्चों, एनालॉग हो सकता है या डिजिटल, ये दो फॉर्म में हो सकता है। और ये करंट और वोल्टेज को एनालॉग सिग्नल वेरिएशंस करते रहता है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। ट्रांसमीटर क्या है? तो ट्रांसमीटर एक कन्वर्ट द सिग्नल प्रोड्यूस द सम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में कर देता है, इसी को हम ट्रांसमीटर कहते हैं। ट्रांसड्यूसर बच्चों एक एनर्जी में अनदर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मुझे पता है बच्चों मैं फाइट बोल रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, बस ज्यादा टेंशन मत लो इन्हें। ट्रांसड्यूसर मतलब क्या है? ये काम करता है वन एनर्जी टू द अनदर एनर्जी में ये कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर वो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो। उसके बाद में बच्चों हमारे पास अट्यूनेशन क्या होता है? अट्यूनेशन होता है बच्चों जो हमारा डेटा का लॉस होता है, सिग्नल वीक होता है, लॉस होने लगता है, तब उसको अट्यूनेशन कहा जाता है। एम्प्लीफिकेशन क्या है बच्चों? एम्प्लीफिकेशन मतलब हमारा सिग्नल अगर वीक हो गया तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, पावर देता है, पावर। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना पिक्चर में या कोई एडवर्टाइज देखते हैं, तो जैसे कि किसी को पावर देना, थम्स अप, कोको कोला ये पीते हैं, है ना, वैसे यहां पे भी एम्प्लीफिकेशन करना मतलब हमारा एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना सिग्नल की। नॉइस, अनडिजायरेबल साउंड एंटर करना हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में, इसको नॉइस मतलब अनवांटेड, नहीं होने वाली आवाज अंदर चले जाना, ये बोलो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों रिसीवर क्या है? रिसीवर एक डिजायरेबल मैसेज सिग्नल है और ये आउटपुट होता है, और ये क्या करता है? ये जो हमारा डेटा है उसको पिकअप करता है, रिसीव करने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको हम लोग रिसीवर बोलेंगे। रेंज क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स, क्या बोलेंगे? सोर्स एंड डेस्टिनेशन। मतलब जैसे कि मैं बात कर रहा हूं बच्चों, मैं फोन पे, तो जैसे कि टावर होता है ना, टावर से बोलते हैं हम लोग रेंज कट हो रही है, और थोड़ा अंदर आया तो रेंज ही देती, मतलब उस टावर से जो सुनने वाला है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको रेंज कहा जाता है बच्चों, ठीक है। बैंडविड्थ क्या होती है? ये बात समझने वाली चीज है बच्चों। जैसे कि मोदी जी हमारे मन की बात करते हैं, मन की बात पता है आपको? ओके, उसकी जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी होती है पता है 300, ये एग्जैक्ट यही होती है, यही मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं रॉन्ग नहीं दूंगा, ठीक है। और जो फाइनल फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी जो ये फ्रीक्वेंसी आपकी ये 3100 हर्ट्ज होती है, ठीक है। बैंडविड्थ क्या कहती है बच्चों? फाइनल माइनस इनिशियल बैंडविड्थ होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये है ये 3100 और ये 300 बच्चों, यही बैंडविड्थ है। जो पिच मतलब जो बात करते हैं 2800 हर्ट्ज, तो मोदी जी जो बात करते हैं ना इसकी फ्रीक्वेंसी ये होती है, बैंडविड्थ वो होती है बच्चों, ठीक है। इसी को बैंडविड्थ कहते हैं। मतलब इसके अंदर क्या करना, हायर माइनस लोअर जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये सबट्रैक्ट करके जो भी मिलेगी उसको बैंडविड्थ कहना हम लोगों को। मॉड्यूलेशन करना मतलब क्या होता है बच्चों? मॉड्यूलेशन ये प्रोसेस है, ये लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में लेके जाने का काम करती है। मॉड्यूलेशन हम भी बोलते हैं ना, क्या मॉड्यूलेट है यार, डिमॉड्यूलेटर उसका उल्टा होगा, वर्ड सही समझ रहे हैं। रिपीटर क्या होता है बच्चों? कभी कभी हम लोगों को ही नहीं, क्या एक जगह से दूसरे जगह को डेटा को लेके जाना पड़ता है बहुत दूर, तो वो डेटा ज्यादा दूर नहीं जा पाता है, तो उस टाइप पे क्या करते हैं, इसके कॉम्बिनेशन, रिसीवर एंड ट्रांसमीटर को कॉम्बिनेशन लगा के हमारे रेंज को एक्सटेंड करने का काम करते हैं, उसको रिपीटर कहा जाता है बच्चों। उसके बाद में साइज ऑफ एंटीना, ओके, जो वर्टिकल एंटीना होता है बच्चों, तो वो जो होता है वो λ/4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? λ/4 होना चाहिए। मतलब क्या सर? मैं मतलब समझा दूंगा। देखो बच्चों, क्या है कि यहां पे हमारे पास हमने C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, हमारे पेपर 1 में V इज इक्वल टू n लैम्बडा, ये फार्मूला लिखते थे, याद है? V की जगह पे C आ गया, n की जगह पे न्यू आ गया, ये न्यू है और लैम्बडा की लैम्बडा। मुझे लैम्बडा पहले निकालना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल बुक्स में दिया है 15 यहां पे किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रही, ठीक है, तो उसके लिए हमारे एंटीना की साइज कितने लगेगी? घर पे पहले छत पे हम तो बहुत टीवी है ना, बचपन में टीवी अगर देखना है तो एंटीना को बहुत हिलाना पड़ता था, ऐसे ऊपर रहते थे एंटीना, तो बहुत करते थे, ऐसे खेलते थे बचपन में। तो बच्चों यहाँ पे C बाई न्यू होगा, C स्पीड ऑफ द लाइट सबको याद होगा बच्चों, और डिवाइड बाय 15 इंटू 10⁻³ किलो, मतलब तो ये होगा बच्चों 1/5, तो 1/5 मतलब 0.2, करेक्ट है।
ये ऊपर गए बच्चों तो 5 बाकी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 20 × 10⁻³ बच्चों, मतलब 20 किलो मीटर। और इतना एंटीना नहीं, एंटीना कितना लगता है λ/4, तो डिवाइड बाय 4 करो, तो 20/4 होता है मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर। मुझे बताओ बच्चों, अगर इतने बड़े एंटीने रहे तो सिटी में पूरे तरफ क्षति हो जाएगा एंटीने का, पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया बच्चों, मैंने बोला यार ये लैम्बडा मुझे ये कम करना है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, सिंपल सी बात है। अरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ ना मेरे भाई, सिंपल सी बात है। अगर यही हमारी मेगा गीगा में रहती तो, गीगा में मतलब ये गीगाहर्ट्ज समझते हो ना, 10⁻⁹ तो ये 1/5, ये 10⁻⁻1, तो 0.2 10⁻⁻1, तो मैं एक काम कर सकता 2 × 10⁻⁻2 मतलब 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ओनली, और उसमें भी डिवाइड बाय 4 करो तो आपको 0.5 सेंटीमीटर। इसलिए बच्चों आजकल अपने जो फोन में जो एंटीना होता है, फोन में एंटीना होता है, दिखाई नहीं देता लेकिन होता है मेरे भाई, लेकिन उसकी साइज बहुत कम की गई। जैसे कि मैं मेरे फोन दिखाऊंगा, इसमें आपको एंटीना दिख रहा है कभी? कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं है, बराबर बच्चों। तो इसका एंटीना कहां, यहां है, लेकिन उसकी साइज बहुत कम की, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी बच्चों। यह कॉन्सेप्ट को क्लियर करो यार, मैं यही चाहता हूं बस। उसके बाद में बच्चों ये हो गया अभी। अब देखो पावर, हाँ पावर के बारे में बच्चों, पावर जो होती है, जो रेडिएट करता है हमारा, तो पावर डिपेंड होती है L/λ का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब पावर रेडिएट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/λ स्क्वायर है ना, ये ब्रैकेट का मतलब दोनों का स्क्वायर है बच्चों। मतलब वेवलेंथ बढ़ गई तो पावर कम होती, लेंथ बढ़ गई एंटीना की तो यहां पे इसका मतलब हमारा पावर बढ़ता है, रेडिएशन पावर बढ़ता है। अब AM, FM, PM मोदी नहीं है ना, मोदी जी नहीं है हमारे, PM मोदी PM मतलब फेस मॉड्यूलेशन होता है। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेस मॉड्यूलेशन, मैं आप लोगों को नहीं, क्या आपके पास बुक तो होगी, इसलिए मैं थोड़ा आपको यहां पे एक हिंट दे दूंगा। एक कैरियर वेव्स होती है बच्चों। कैरियर वेव क्या होती है सर? कैरियर वेव्स मतलब बच्चों कैसे बोलूं मैं, जैसे कि पानी में समंदर है, समंदर, हम लोगों को इस समंदर से उस एज से उस एज तक जाना है। कहां से जाते हैं हम लोग, है ना, बोट से जाते हैं ना, शिप से जाते हैं, तो हम उसके अंदर बैठते कि नहीं, बैठ के जाते हैं कि नहीं, या गड्डी से बैठ के जाते हैं एक दूसरे से जगह। वैसे कैरियर वेव बच्चों कैरी करने का काम करती है, उसको लेके जाने का काम करती है। कैरियर वेव समझ में आ रहा है ना? तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले होती है हमारे यहाँ पे, ये आपकी बुक्स में दिया होगा, ये ऐसी कैरियर वेव जूम जूम। अब मेरी इतनी अच्छी नहीं आएगी क्योंकि आपको तो पता है मैं बहुत अच्छा पेंटर हूं, ठीक है। उसमें देखेंगे बच्चों AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है यहाँ पे, आपका जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास यहां पे ये है एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब इसी को हमने कैसे बनाया, देखो ध्यान देना है बच्चों, ओके। ये अब मेरी इतनी अच्छी डायग्राम तो नहीं आ रही है, ठीक है, समझ लो कैसे वैरी हो। देखो एम्पलीट्यूड वैरी हो रहा है कि नहीं, ये देखो जूम जूम जूम, देखो एम्पलीट्यूड बड़ा बड़ा, सबसे बड़ा, छोटा 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 छोटा। देखो अकॉर्डिंग टू यूर इंफॉर्मेशन कैरियर वेव्स चेंज कर रही है बच्चों हमारे एम्पलीट्यूड को। ये जो कैरियर वेव्स है ये हमारी एम्पलीट्यूड, देखो इसमें यहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा, यहां पे कम, और बढ़ रहा, मतलब हमारी इन अकॉर्डिंग टू यूर इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन कैसी है। जैसे कि मैं अभी आवाज कर रहा हूं, कभी कभी स्लो करता हूं, मतलब कभी कभी छोटा आवाज रहता है तो एम्पलीट्यूड छोटा है, बड़ा आवाज बड़ा, देखो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू यूर इंफॉर्मेशन हमारा एम्पलीट्यूड जब चेंज होता है तब उसको AM कहते हैं बच्चों। फ्रीक्वेंसी चेंज होना, जैसे कि फ्रीक्वेंसी चेंज होना मतलब इसी में कहानी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। अब देखो यहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज होना, जैसे कि इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, आप यहां पे ध्यान देना है आप लोगों को कैसे चेंज, देखो नजदीक फ्रीक्वेंसी ज्यादा, आप ठीक है, यहां पे बहुत ज्यादा, बाद में और कम, देखो ये एम्पलीट्यूड यहां पे कम तो फ्रीक्वेंसी कम, ठीक है। अब बढ़ रही और कम, समझ में आ रहा है? मतलब देखो यहां पे एम्पलीट्यूड कम है, यहां पे फ्रीक्वेंसी
कम है। और यहां पे फेस के बारे में, फेस यहां पे निकालना या पीएम, तो फेस एक्चुअल में बच्चों ने क्या, मुझे बुक्स में क्यों लगता है ऐसे कि दिया मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बता दूंगा आप लोगों को फेस मतलब क्या। तो यहां पे ये फेस मतलब क्या होना चाहिए था बच्चों, पता है? ये देखो, ये फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज होना, अरे फेस मतलब एंगल जैसे चेंज नहीं क्या होता है। अब यहां देखो, यहां मैंने और फेस चेंज किया, ये फेस चेंज किया, या नीचे से कर सकते। मतलब बच्चों एम्पलीट्यूड जब चेंज होता है अकॉर्डिंग टू यूर इंफॉर्मेशन, तब एम या एम्पलीट्यूड चेंज होने वाली। फ्रीक्वेंसी जब चेंज होगी उसको एफएम बोलना है, जब फेस जब चेंज होगा उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलना है। बात समझ में आ रही बच्चों? ये डायग्राम के द्वारा मैंने आपको बताया, यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखो बड़ा है छोटा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कम है, समझ में आ रहा है? तो बच्चों यहाँ पे एम में जैसे कि हम देखते हैं 1044 किलो हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी होती है। ये ऑल इंडिया रेडियो मुंबई स्टेशन सिग्नल आर ट्रांसमिशन, मतलब जो ट्रांसमीटर जो है मुंबई का, वो ऑल इंडिया रेडियो मुंबई स्टेशन जो भी है वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1044 किलो हर्ट्ज। जैसे कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बच्चों वहां पे आपकी 98.4 एफएम बजाते रहो, कमला कामला नाम सुना होगा आपने, है ना? सुन दे 98.3 है ना, 93.5 भी एफएम है मेरे ख्याल से, है ना? देखो पीएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, है ना? प्लस देखो पीएम और एफएम को एक जगह पे करने से जो टाइप ऑफ एंगल ऑफ मॉड्यूलेशन मिलता है उसमें, ओके। तो मेरे ख्याल से बच्चों इसमें हमारा आधा चैप्टर खत्म हो चुका, आधा चैप्टर अभी करेंगे खत्म, टेंशन मत लेना। उसके बाद में मैंने और बोर्ड पे लिख के रखा है बच्चों, ये हम लोग ट्रांसमिट कैसे डेटा करते हैं और रिसीवर जो एंटीना होता है डेटा कैसे रिसीव करता है। तो आपका मॉड्यूलेट जो मैसेज सिग्नल है बच्चों वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करता है कैरियर वेव के साथ, एएम पता है ना आप लोगों को। उसके बाद में बच्चों इसको आने के बाद उसको पावर एम्पलीफायर मतलब उस डेटा को बहुत स्ट्रांग किया जाता है और पूरे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है आजू बाजू अपने उसमें छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद वो स्प्रेड होता है पूरे तरफ, जितना उसका एरिया होगा मतलब उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसका डेटा मतलब एरिया डिपेंड रहता है, ठीक है। और ये डेटा ट्रांसमिट किया जाता है एंटीना के द्वारा। उसके बाद में बच्चों जैसे कि रिसीवर है हमारा, रिसीवर रिसीव करेगा सिग्नल, एम्पलीफायर क्योंकि बच्चों वो डेटा का सिग्नल जो होगा वीक होगा बहुत, क्योंकि पूरे इसमें उसने स्प्रेड किया है ट्रांसमीटर ने और रिसीवर ने अटैक किया, मतलब बहुत डेटा ट्रांसमिट हो चुका, उसमें से कुछ डेटा मुझे यहाँ पे आने के बाद उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा, इंटरमीडिएट स्टेट फ्रीक्वेंसी करना पड़ेगी, बाद में उसको डिटेक्टर मतलब क्या डिटेक्ट करना पड़ेगा मुझे कौन से कंटेंट चाहिए। मतलब जैसे कि हमारे घर पे टीवी पे देखते रहते हैं कि एबीपी माझा, एबीएन लोकमत, आज तक, जो भी हिस्ट्री चैनल जो भी आपको देखना है वो डिटेक्ट करते हैं, उसको एम्पलीफाई किया जाता है क्योंकि सभी जो भी चैनल होंगे उसमें से कोई तो एक मुझे लेना पड़ेगा, तो उसको एम्पलीफायर करने के बाद आउटपुट हम लोगों को दिखाई देता है। इसके बाद में बच्चों हमारे पास एटमॉस्फेयर क्या होता है क्या नहीं उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। तो सबसे स्पेस कम्युनिकेशन हमने पढ़ना है, ये स्पेस कम्युनिकेशन। अब स्पेस कम्युनिकेशन में क्या हो जाता है बच्चों, ये अर्थ एटमॉस्फेयर के लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको पता है एटमॉस्फेयर मतलब क्या, इन्वॉल्व ऑफ गैसेस इन सराउंडिंग कंडीशन इज कॉल्ड एज द एटमॉस्फेयर। ये सिंपल सी डिफाइन है, कोई ऐसे महत्वपूर्ण डिफाइन हमारे लिए नहीं है। उसमें आपको पता होना चाहिए कि 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, 21 ऑक्सीजन होती है, 1% अदर गैसेस होते हैं, फिर अदर कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स है। एक्चुअली अभी तो मुझे लग रहा है कि अभी नहीं होंगे क्योंकि ये सिलेबस पुराना है ना, तो पुराना डेटा ही है। अभी तो मुझे लगता है ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई क्या, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं रहे, बहुत सारी चीजें कारण उसके छोड़ दो। चलो उसमें बच्चा हमने यहाँ पे डायग्राम निकाली, ट्रेपो टेट्रो मेजो आइनो, ऐसे मैंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला जो ट्रेपोस्फियर बच्चों, इसकी हाइट है आर सरफेस से 12 किलोमीटर तक और उसकी डेंसिटी है बच्चों, अब मैं डेंसिटी बात बोलूं बच्चों, डेंसिटी नहीं का ऑड नंबर में है, मतलब पहले है ऐसे बता सकते हैं 10⁻⁻1, 10⁻⁻3, 10⁻⁻5। देखेंगे कैसे कैसे है, ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूं मैं। जैसे कि 1 to 10⁻⁻1, अरे 0.1 मतलब -1 है। टेम्परेचर जो होता है बच्चों, जो हम लोग रहते हैं ट्रोपोस्फियर में, है ना, 290 तो 200,
और इसकी जो फ्रीक्वेंसी, अगर डेटा हम लोगों को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके हमको कोई डेटा, जैसे कि पता होना चाहिए बच्चों, हम लोग एक पढ़ने वाले ग्राउंड वेव, पेस वेव और स्काई वेव प्रोपोगेशन डेटा भेजने का तरीका होता है। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इसमें हम लोगों को फ्रीक्वेंसी पता होना है, रिफ्लेक्ट होके ट्रांसमीटर भेजेगा, रिफ्लेक्ट हो गया डेटा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद रिसीवर के पास चले जाएगा। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी होना चाहिए 100 to 300 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर बच्चों, इसमें हमारा ओजोन लेयर है जो कि अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ओजोन लेयर हमारे लिए, है कि नहीं। और उसकी जो बताई गई है कि जो विड्थ है ये 30 to 50 किलोमीटर, क्योंकि ये 12 से 50। एक बात बताओ बच्चों, सिंपल सी बात, ये बाउंड्री है ना एकदम फिक्स नहीं है, आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगी, क्योंकि ये बाउंड्री में वेरिएशन होते रहता। तो टेंशन मत लेना, ये आपने बोर्ड की बुक्स में दी है वही हमको याद करनी है। बाकी क्यों मत सोचो कि सर मैंने नेट पे देखा, ये देखा, वो देखा, देखा होगा, भूल जाओ मेरे भाई, बस ये ध्यान में रखना। तो बच्चों इसकी हाइट है 12 से 50 किलोमीटर, नंबर 1। इसकी डेंसिटी देखो, मैंने बोला ना -1, अब क्या हो गया -3, ऑड नंबर, पावर ऑड नंबर, माइनस में -3। उसमें बच्चों टेम्परेचर 220 to 280 इतना टेम्परेचर बच्चों, ठीक है। उसके बाद में ओजोन लेयर, इसमें ओजोन लेयर पता है कि अर्थ को हमको प्रोटेक्ट करने का काम करता है अल्ट्रावायलेट रे से, और इसकी जो है उसमें बताइए 30 से 50 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर है। उसके बाद में मेसोस्फीयर बच्चों, इसकी 50 से 80 किलोमीटर के रेंज है, ये जो दी 50 से 80 किलोमीटर। उसमें आप लोगों को डेंसिटी -3 to -5, मैंने बोला ना ऑड नंबर ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद में बच्चों इसका टेम्परेचर 290 to 180, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है इसमें अभी। और उसके बाद में आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर की जो विड्थ है बच्चों वो 80 to 400 किलोमीटर तक है, लेकिन उसमें और कोई लेयर्स होते हैं। आइनोस्फीयर के कारण बच्चों हम लोग ने क्या डेटा वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, दूर कहीं भेजना है, तब आइनोस्फीयर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लेना बच्चों, ठीक है। तो उसमें बच्चों सबसे पहले थर्मोस्फीयर है, उसकी हाइट यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मतलब 80 तो 110 किलोमीटर तक है बच्चों। यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है। टेम्परेचर कितना बढ़ता है 180 तो 700, मतलब बहुत टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने से यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत हेवीली होती है यहां पे। उसके बाद में बच्चों केनिली, हेवीली डेंसेड लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे हेवीली डेंसेड, मेरी गलती हो गई आई थिंक, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा, इतना ही बताना था। हाँ, केनिली मतलब ई लेयर बोलते हैं इसको, हाई डेंसिटी लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है। बाद में सडनली बच्चों फॉल होती है, बहुत कम होती है, और बाद में 250 किलोमीटर के बाद एकदम यहां पे कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा बनता है। इसको एप्लेटॉन लेयर बोलते हैं या एफ लेयर बोलते हैं बच्चों। इसी के कारण बच्चों यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने से हम लोग अर्थ सरफेस से, ये अगर ट्रांसमीटर है हमारे पास और ये रिसीवर है, तो ये आइनोस्फीयर रहा, तो यहां पे डेटा जाता है, रिफ्लेक्ट होके रिसीवर के पास वापिस आता है बच्चों। इसका कारण है, इसके लिए हम लोग अभी बात करेंगे, क्योंकि अभी बात करेंगे तो वो पढ़ाएंगे क्या फिर, है कि नहीं। तो बच्चों ये आपका ट्रांसमीटर, रिसीवर है ना, ये एटमॉस्फेरिक के जो भी आपको लेयर दे वाले ये सभी आपको याद करना पड़ेंगे थोड़े थोड़े, ठीक है। डेंसिटी, ये फ्रीक्वेंसी, ये बातें पता होना बहुत जरूरी है बच्चों। मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन एटमॉस्फेरिक, एटीएम मतलब पैसे निकालने की मशीन नहीं है, हम लोगों को पैसे निकालना, ऐसे बातें की तो बहुत ही अच्छा लगता है सर, है ना, ऐसे कुछ नहीं है। सबसे पहले बच्चों इसमें प्रोपेगेशन 3 टाइप के होते हैं। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन होता है, पेस और स्काई वेव या आइनोस्फेरिक वेव भी बोलते हैं इसको, कोई टेंशन नहीं, ये 3 टाइप से, बाद में इसके टाइप से। अब देखो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में क्या होता है, जैसे कि अर्थ है और मेरा एक यहां पे एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। मेरा डेटा अगर ऐसे ही जाएगा बच्चों अर्थ को, तो यहां पे होता है पोलराइजेशन, अर्थ के साथ इलेक्ट्रिक, पता है ना पोलराइजेशन होना बोलते हैं उसको। पोलराइजेशन क्या होता है मैंने आपको, है ना, इसमें पढ़ा है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स नाम के चैप्टर में, वो मैं जाके देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे पोलराइजेशन होता है, शॉर्ट सर्किट जैसे होता है। इसलिए बच्चों ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, मेरा डेटा ट्रांसमीटर से रिसीवर बहुत दूर तक नहीं जा सकता, मतलब कुछ किलोमीटर के लिए, कुछ कम डिस्टेंस के लिए हम लोग ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि शिप में होता है कॉमन रेडियो, या रेडियो नेविगेशन में होता है शिप कम्युनिकेशन या रेडियो कम्युनिकेशन, शिप अंदर के अंदर,
है ना, रेडियो नेविगेशन, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। टीवी और एफएम में ये यूज नहीं कर सकते, टीवी के सिग्नल दूर भेजना पड़ता है हम लोगों को, तो उस टाइप में हम लोग ग्राउंड के द्वारा डेटा या इंफॉर्मेशन एक प्लेस से अनदर प्लेस नहीं भेज सकते। समझ में आ रहा है? उसके बाद में बच्चों स्पेस वेव कम्युनिकेशन, इसमें 3 टाइप से बच्चों। डायरेक्ट मैं बताऊंगा आपको, ये मेरी अर्थ, ठीक है, ये है मेरा ट्रांसमीटर और ये है मेरा रिसीवर, ठीक है। डायरेक्ट मतलब ट्रांसमीटर टू रिसीवर, देखो ट्रांसमीटर टू डायरेक्ट गया, नंबर 1। ग्राउंड वेव रिफ्लेक्ट मतलब ग्राउंड की तरफ ऐसे जाना और ऐसे, देखो रिसीवर की तरफ, ग्राउंड को रिफ्लेक्ट होके रिसीवर के पास जाना, ठीक है। और तीसरी होती बच्चों, जो ऊपर हमने देखा था, है ना, पहले ट्रेपोस्फियर टेट्रोस्फियर, है ना, तो ट्रेपोस्फेरिक में यहां पे रिफ्लेक्ट होके रिसीवर के पास जाना। ऐसे 3 टाइप से, एक तो डायरेक्ट ट्रांसमीटर रिसीवर, एक तो ग्राउंड को रिफ्लेक्ट, जैसे कि हमने बॉल फेंक के ऐसे मारते हैं ना, ऐसे बाउंस करके ऐसे जाता है वैसे, या यहां पे ट्रेपोस्फेरिक वेव्स को जाके यहां पे रिफ्लेक्ट होके वापस आना। तो बच्चों ये पेस वेव प्रोपेगेशन हमारा होता है इस टाइप में। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों वो 100, इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी 100 मेगाहर्ट्ज टू 200 मेगाहर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं, इतनी फ्रीक्वेंसी दी वाली। और उसका जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस है, इसका अगर फार्मूला निकालते तो टॉइस RH, इतना होना चाहिए, ठीक है। स्काई वेव और आइनोस्फेरिक मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा, मुझे पता है बच्चों। इसमें जो होता है ओनली एंड ओनली यहां पे अर्थ है और ये आइनोस्फीयर में जाके, कौन से आइनोस्फीयर में जाके रिफ्लेक्ट होके वापस आना। ये है ट्रांसमीटर और ये हमारा कौन है बच्चों, रिसीवर। इसको अप लिंक बोलते हैं और जो डेटा नीचे आता है उसको डाउन लिंक भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? इसके लिए ना अगर आपने 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज इतनी फ्रीक्वेंसी रखना पड़ती है, इससे कम भी नहीं चलती, इससे ज्यादा भी नहीं। क्यों क्यों क्यों? रीजन बताता हूं। 3 मेगाहर्ट्ज से कम अगर फ्रीक्वेंसी रही तो यहां पे जो आयंस है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है, आपको पता है वहां पे आयंस तैयार होते हैं, तो वो क्या करते हैं, डेटा की पूरा ऑब्जर्व करते हैं, खा लेते हैं। मतलब वो रिटर्न भेजेंगे क्या रिसीवर के पास? नहीं भेजेंगे। और 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा रही तो ये फाड़ के जैसे कहीं ऊपर कपड़ा, कोई बॉल जोर से फेंका तो वो कपड़ा फाड़ के ऊपर जाना, वापस आएगा नहीं। मतलब इसके बीच में ही फ्रीक्वेंसी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में क्रिटिकल, ये आपको पता होना चाहिए टर्म, है ना। तो क्रिटिकल जो फ्रीक्वेंसी होती है FC = G रूट ऑफ एन मैक्स। एन मैक्स है डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होना चाहिए। तो बच्चों इस चैप्टर को हम कर रहे हैं खत्म। इसके कॉन्सेप्ट पकड़ के आप लोग MCQ सॉल्व करके देखो, लेकिन ये चैप्टर को अच्छी 2-3 बार करना है। आप बोलेंगे सर इसके इक्वेशन, कैरी वेव्स, मॉड्यूलेट, कभी सवाल नहीं आ चुका है बच्चों। पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, मैंने जो कंटेंट को स्किप किया है समझ लेना कि इसके ऊपर सवाल नहीं थे, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा था। लेकिन जिसके ऊपर हमेशा सवाल आते हैं ऐसे क्वेश्चन को पकड़ के आपके दिया। उसके बाद में बच्चों इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और आपको हॉट क्वेश्चन सीरीज चालू करना है बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को फॉलो करो ताकि मुझे एनर्जी मिले और उससे थ्रू मैं क्वेश्चन बना दूंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर